जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और सारे दोस्त इस प्रश्न का उत्तर एकदम मुस्कुराहट के साथ देंगे कि हाँ, आप सब लोग एकदम अच्छे हैं। सीमांत, साकुल, संदेश गुजर, हेमराज, तन्नू, शिवम, वीर, नागर, लिमिटलेस, रत्नेश यादव, यूपी 72, नवीन सरकार लाडला, मोहित, प्रिंस भाटी, नौशाद, कमलेश, अक्कू, विजय वाहिद, सारे प्यारे दोस्तों का बहुत स्वागत है। और मित्र, हम लोग पहुंच चुके हैं आपका प्रैक्टिस सेट 9 पर, उसी एक उम्मीद के साथ में कि हाँ, आप एक बेहतरीन और एक शानदार रिवीजन अपना करते होंगे। और 8 प्रैक्टिस सेट आप तैयार कर चुके हैं, जिसकी गवाही देगा आपका ये स्कोर, जो कि हमने रखा है पिछले 8वें प्रैक्टिस सेट के 5 प्रश्न का। और सारे दोस्तों से उम्मीद करूंगा कि एक बहुत अच्छा स्कोर करके आप दिखाएंगे। जिसमें पहला प्रश्न है, कल मैंने आपको बताया द जोया फैक्टर पुस्तक को किसने लिखा। मैंने आपको बताया कि एसएससी की बहुत शानदार, बहुत पूछी जाने वाली पुस्तक है। कांवल टाइगर रिजर्व, कावल नहीं, कांवल टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, और भारत के किस जिले की साक्षरता सबसे ज्यादा है, और अंतर्राष्ट्रीय श्रीमद् भगवत गीता जी महोत्सव दिसंबर 2023 में कहाँ पर हुआ। तो सारे दोस्त उत्तर देंगे। आप कहेंगे द जोया फैक्टर जो किताब है भैया जी, वो किताब है आपका अनुजा चौहान की। क्या बोलेंगे जी? अनुजा चौहान की। अनुजा चौहान की दोस्त पुस्तक है। कांवल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? आपका तेलंगाना में है। कहाँ पर? तेलंगाना में स्थित है। और हुंडरू जलप्रपात पूछे, स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। क्या बोलोगे? स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और भारत के किस जिले की साक्षरता सबसे अधिक मैंने आपको बताई, तो आप कहेंगे भैया जी किसमें? शेर छिप। किसकी है? शेर छिप, जो कहाँ का? मिजोरम का एक डिस्ट्रिक्ट है। किसका है? जो मिजोरम का एक जिला है, जिसकी साक्षरता मैंने आपको बताई थी 98.76%, और पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा है। अंतर्राष्ट्रीय श्री भगवत गीता जी महोत्सव दिसंबर 2023 में कहाँ पर हुआ? तो क्या बोलेंगे भैया? ये गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गुरुग्राम हरियाणा में हुआ है। और सारे दोस्तों का ये उम्मीद करूंगा स्कोर जो है वो 5/5 भी होगा। भैया जी इकोनॉमिक्स के भी 1-2 क्वेश्चन डाला करो दोस्त। आज तक जब से मैंने ये सेट लेना शुरू किया है, एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसमें इसमें एसएससी जीडी के फॉर्मेट के क्वेश्चन ना हो। रोज इकोनॉमिक्स का 1 या 2 प्रश्न होता है, ठीक है। ज्योग्राफी का रोज प्रश्न होता है, लेकिन मैं इसमें उस रेशियो में सब आपका क्वेश्चन रखता हूं जिस रेशियो में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जिनका रेशियो ज़्यादा है वो रेशियो हम ज़्यादा रखते हैं, जिनका रेशियो कम है वो रेशियो दोस्त हम कम रखते हैं। रेणु कुमारी जी का स्कोर है 5, रोहित मेहरा जी 5 स्कोर है, धर्मेंद्र प्रजापति 4, मनीष प्रजापति 4, अंजलि कुमारी अहमदाबाद इनका स्कोर है। दादाजी की कहानियाँ 5/5 हैं आपका। रितु मिश्रा बहुत बढ़िया, इनका स्कोर है गुरु। और अंशु कुशवाहा 4 स्कोर है। नितेश, रोहित कुमार जी का 5 है, रामहारी मीना जी का 4 है। बहुत गजब। तो आज की क्लास को दोस्त शुरू करते हैं। बहुत अच्छे से नोट्स बनाना और मुझे बताना निम्नलिखित में से कौन सा है जो उड़ीसा का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। लोक नृत्य बोले तो फोक डांस है, यहाँ का क्या है? लोक नृत्य है। तो क्या बोलेंगे? बिरहा है क्या? तो बिरहा तो भैया जब आदमी बिछड़ जाए तो बिहा, बिहा के बाद में आदमी बिछड़ जाए तो बिरहा के गीत गाए जाते हैं। घूमर, कहाँ घूमने जाओगे भैया? घूमने जाएंगे राजा के स्थान पर और वहीं फिर रात गुजारेंगे। क्या बोलोगे? राजा के किले में ही रात गुजारेंगे, घूमने जाएंगे जब। काल बुला लिया, काल कब बुला लिया आपने? जब राजा के स्थान पर आप राजा से बगैर पूछे पहुंच गए, तो समझो तुमने अपना काल बुला लिया, फिर तो गर्दन कटनी तय है। रंगबती कहाँ का है? उड़ीसा का। क्या बोलोगे? उड़ीसा का है। ऐसे ही मैंने बोला पति से फूलपति, मैंने आपको बताया था। कितने दोस्त बता पाएंगे फूलपति कहाँ का है? तो क्या आंसर आना चाहिए भैया जी? फूलपति जो है वो एमपी का है। मैं आपसे पूछता हूँ कुछ डांस आप मुझको उड़ीसा के बताओ। उड़ीसा के किसके? ओडिशा का। रंगवती कहाँ का था? ओडिशा का डांस है। तो कुछ ओडिशा के डांस आप मुझे बताएंगे। तो ओडिशा के डांसों में दोस्त एक तो पाला, और घूमर तो राजस्थान और गुजरात का, लेकिन घुमुरा पूछे, घुमुरा क्या बोलोगे? घुमुरा। घुमुरा कहाँ का है? ये आपका ओडिशा का है। बाघा नाच कहाँ का है? क्या बोलोगे? बाघा नाच कहाँ का है? ओडिशा का है। लोंदी खेला कहाँ का नृत्य है? बहुत इंपॉर्टेंट है। लोंदी खेला ये स्टेनो में पूछा गया अभी हाल ही में आपका। संबलपुरी गीत भी हैं और डांस भी हैं, कहाँ के? ओडिशा के हैं। और गोटी पुआ कहाँ का है दोस्त? ये भी ओडिशा का। गोटी पुआ
हुआ। ढप कहाँ का डांस है? ढप बोलेंगे जी, क्या बोलोगे? ढप कहाँ का डांस है आपका? तो आप कहेंगे भैया जी ओडिशा का। कहाँ का? ओडिशा का है। नेक्स्ट है जी, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष। विक्रम घोष एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय वादक हैं। विक्रम घोष जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? आप लोग एक बार बताएंगे। तो विक्रम घोष क्या बोलेंगे आप लोग? तानपुरा, सारंगी, तबला या फिर बांसुरी से इनका संबंध है। तो विक्रम घोष याद रख लेना। घोषणा कितनी तेज कोई करेगा ये बात डिपेंड करेगी उसमें बल कितना है। घोष के लिए बल चाहिए। क्या बोलोगे जी? घोष के लिए भैया जी बल चाहिए। तो तबला से कुछ नाम आप मुझे भी बताओ। तो क्या बोलेंगे भैया? बल जिसके अंदर होता उसके अंदर जोश भी अलग होता है। ठीक है, जैसे आपके अंदर आपकी तैयारी का। परमानंद जोशी हो चाहे शिव नारायण जोशी हो, क्या बोलोगे? जो शिव जी के भक्त होते हैं उनमें भैया उनके लिए जोश अलग स्तर का रहता है। विजय घटे, ठीक है, जिनके अंदर बल होता वो अपना स्कोर घटने नहीं देते, बल से याद रख लेना। अनोखे लाल, जिनके अंदर बल होता वो अनोखे आदमी होते हैं भाई, अनोखे आदमी। गुदई महाराज, अच्छा गुदई महाराज का नाम कितने बच्चे बता सकते हैं कि गुदई महाराज को हम और क्या कहते हैं? गुदई महाराज को हम और क्या कहते हैं? इनका असली नाम क्या है, कोई बता सकता है? या दूसरा नाम मैं बोलूं तो कुछ बच्चे क्या बता पाएंगे, जरा देखेंगे। तो आप कहेंगे भैया हम कहेंगे गुदई महाराज जी को हम कहते हैं, बहुत सारे बच्चों के उत्तर समता। एक बच्चे तो सरजीत सिंह ने जल्दी में समता को जमता लिख दिया, जमता क्या बोलोगे? जमता प्रसाद है जी, बहुत बढ़िया, समता प्रसाद। कुलदीप सिंह जी ठीक लिखा था, स्टडी मोटिवेशन, वेरी गुड। निम्नलिखित में से कौन ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय हैं? जिनको सबसे पहले ऑस्कर मिला कौन है जी, बताएंगे? भानु अथैया, आपका सत्यजीत रे, या ए आर रहमान, या फिर रेसुल पुकुटी। और वर्ष भी बताना किस वर्ष में मिला इनको सबसे पहले। तो क्या बोलेंगे? सबसे पहले भानु अथैया। आदमी है कि भैया पुरुष हैं? क्या बोलोगे? आदमी है कि पुरुष? ये कोई भैया तुमने प्रश्न पूछा, ये बोलो आदमी है कि महिला है। तो क्या बोलोगे? ये महिला है। और किस वर्ष में मिला, कितने बच्चे बता सकते हैं? इनको किस वर्ष में आपका मिला? 1983, बड़ा गजब उत्तर है। 1983 किस मूवी के लिए मिला था? गांधी मूवी के लिए। किसके लिए? गांधी मूवी के लिए, गांधी मूवी के लिए इनको मिला। और मैं भी कुछ दिन पहले यूट्यूब पर देख रहा था गांधी मूवी, मैंने उसके कमेंट सेक्शन में देखा सबसे टॉप कमेंट ये आ रहा है कि किस किसने यहाँ पर नवीन सर RWA के कहने से इस मूवी को देखने आया है। मैंने कहा भाई तुम हर जगह मौजूद हो, कोई ऐसी जगह है यूट्यूब पे जहाँ तुम नहीं हो? क्या बोलोगे जी? गांधी मूवी किसकी है? इसके डायरेक्टर बताओ कौन है? गांधी मूवी के डायरेक्टर कौन थे? और जो गांधी जी की भूमिका है वो किसने निभाई है? गांधी जी की जो भूमिका है इस मूवी में किसने निभाई है? क्या बोलोगे जी? एक हॉलीवुड के कलाकार हैं बेन किंग्सले। क्या बोलोगे? बेन किंग्सले ने ये भूमिका निभाई है। और जो डायरेक्टर हैं वो है रिचर्ड एटनबरो। तो किसकी मूवी थी ये? रिचर्ड एटनबरो की गांधी, गांधी मूवी। तो भैया इनको क्यों मिल गया भानु अथैया को? तो इन्होंने क्या किया? गांधी जी का कॉस्ट्यूम डिजाइन किया इस मूवी में, और बाकी अन्य कैरेक्टर्स के भी। तो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए इनको मिला। किसके लिए? कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए इनको मिला, ये बात याद रख लेना। और बहुत पूछा जाता है गांधी मूवी में नेहरू की भूमिका किसने निभाई है? बोले जी गांधी मूवी में नेहरू की भूमिका किसने निभाई है? यानी देश के प्रधानमंत्री नेहरू की जो भूमिका है वो किसने निभाई है? नेहरू की भूमिका। और आपसे पूछे कस्तूरबा गांधी की भूमिका, SSC पूछ चुकी है। कस्तूरबा गांधी की जो भूमिका है वो किसने निभाई है, मतलब उनका रोल किसने प्ले किया? वो तो मौजूद नहीं थी उस टाइम पे। तो आप क्या बोलोगे भैया? नेहरू की भूमिका रोशन सेठ, पंडित नेहरू जी की भूमिका रोशन सेठ ने, और कस्तूरबा गांधी की रोहिणी, क्या बोलोगे? रोहिणी हट्टनगडी ने। किसने? रोहिणी हट्टनगडी ने। और आपसे पूछे नाथूराम गोडसे की भूमिका में कौन है? नाथूराम गोडसे की भूमिका में, नाथूराम गोडसे की भूमिका में कौन है? तो आप कहेंगे नाथूराम गोडसे की भूमिका में है जी हर्ष नैयर। क्या बोलोगे? हर्ष नैयर है। कौन है? हर्ष नैयर है। ये आपको पता होना चाहिए, हर्ष नैयर। बहुत बढ़िया, बिल्कुल जी। यूपी पुलिस का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है मेरे दोस्त, बहुत जल्दी उस पर वीडियो आएगी, निश्चिंत रहें। ठीक है,
नाथुराम गोडसे की भूमिका किसने की है? आपका हर्ष नैयर ने। अच्छा, मैं आपसे पूछूं प्रथम पुरुष कौन है ऑस्कर पाने वाले? ऑस्कर पाने वाले प्रथम पुरुष, तो ये तो महिला हो गई, तो प्रथम महिला ये बन गई और प्रथम व्यक्ति ये बन गई। तो महिला पूछे या व्यक्ति पूछे, व्यक्ति आदमी या औरत को नहीं कहते, व्यक्ति में आदमी औरत दोनों शामिल होते हैं। आपसे पूछे पहले पुरुष कौन है जिनको ऑस्कर मिला और फिल्म जगत का सर्वश्रेष्ठ, आपका क्या बोलोगे, सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है, तो भैया पूछा जाएगा इनको कब मिला? 1992 में। ए आर रहमान तीसरे हैं, रेसुल पुकुटी चौथे हैं, पांचवे कौन है? पांचवे हैं भैया गुलजार, क्या बोलोगे? गुलजार। कब मिला? 2009, 2009। छठे बताओ, छठे कौन है? और सातवें बताओ। तो छठे क्या बोलोगे? कार्तिकी और गुनीत मोंगा, क्या बोलोगे? कार्तिकी और गुनीत मोंगा। किस मूवी के लिए मिला इनको? गुनीत मोंगा को इनकी मूवी का नाम था दोस्त, मूवी का नाम था द एलिफेंट विस्पर, एक शॉर्ट मूवी थी, क्या बोलोगे? द एलिफेंट विस्पर। द एलिफेंट विस्पर क्या है? एक शॉर्ट मूवी थी। और सातवां आप कौन सा गाना जानते हो? नाटू नाटू। कितने बच्चे बताएंगे नाटू नाटू का अर्थ क्या है? नाटू नाटू सॉन्ग को मिला आपका 2023 में आई थी ट्रिपल आर मूवी, क्या बोलोगे? ट्रिपल आर मूवी के लिए। किसके लिए? नाटू नाटू सॉन्ग, इसका मतलब होता है नाचो नाचो। क्या होता है इसका मतलब? नाचो नाचो इसका मतलब होता है, ठीक है, क्या बोलेंगे? नाचो नाचो इसका मतलब होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलेंगे भाई आगे आएंगे। तो कितने लोगों को अब तक मिल चुका है फटाफट से बताएंगे, मतलब कितने लोगों को या कितनी कैटेगरीज में? तो हम बोलेंगे, मुझे कोई बताएगा कितने लोगों को मिल चुका है, तो आप कहेंगे भैया मिलता रहा। और ये जो नाटू नाटू के लिए मिला तो 4 लोगों को मिला है संयुक्त रूप से। कितने लोगों को नाटू नाटू के लिए? 4 लोगों को मिला है संयुक्त रूप से। ओके, आगे आएंगे। निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी भारतीय राजनेता लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी जो बीजेपी के संस्थापकों में से एक हैं दोस्त, उनकी पुस्तक है एन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी, विंग्स ऑफ फायर, माई कंट्री माई लाइफ और आपका माई टाइम्स एंड ऑटोबायोग्राफी। देखो, एन परस्यूट ऑफ जस्टिस ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, भारत के राजनीतिक रहे आपका, क्या बोलोगे? राजेंद्र सच्चर, बहुत बड़े लेखक भी रहे हैं हमारे देश के, राजेंद्र सच्चर की पुस्तक है। विंग्स ऑफ फायर भारत के किस राष्ट्रपति की? बोलो भैया, विंग्स ऑफ फायर भारत के किस राष्ट्रपति की पुस्तक है? तो आप कहेंगे एपीजे अब्दुल कलाम जी की है भैया। किसकी? एपीजे अब्दुल कलाम जी की पुस्तक है। माई कंट्री माई लाइफ किसकी है? ये आपका भैया क्या बोलोगे? लाल कृष्ण आडवाणी जी की पुस्तक है। और माई टाइम्स जेबी कृपलानी की पुस्तक है। किसकी? जेबी कृपलानी की पुस्तक है माई टाइम्स। तो मैंने आपसे कहा एसएससी के लिए माई लाइफ नाम से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई कोई बच्चा मैं कमेंट में देख रहा हूँ गुरुजी पोल लगा दीजिए। बेटा तुमको लगाने हटाने से क्या मतलब है? तुमको यहाँ प्रश्न देखना कि तुम उत्तर, कि तुमको क्या ये देखना कि कितने बच्चे उत्तर दे पा रहे हैं? बोलो भी फटाफट से। तुम कहोगे भैया हमको तो जो देखना है, हमको तो जो देखना है वो ये देखना है कि जी मैं उत्तर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है? खुद को उत्तर को देखिए, पोल से तुमको क्या लेना? पोल इसी बात के लिए तो है कितने बच्चे कर पा रहे हैं। देखो माइक के तार में अटक गया ये, इसको हटा देता हूं मैं अभी। बोलो भैया फटाफट से, क्या बोलेंगे? जेबी कृपलानी। तो भैया यहाँ पर माई लाइफ से जितनी भी पुस्तकें आए आपसे, तो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। माई म्यूजिक माई लाइफ बहुत पूछी जाती है। माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? माई म्यूजिक माई लाइफ, हमेशा मैं सारे बच्चों को बताता हूँ, माई म्यूजिक माई लाइफ, द रेस ऑफ माई लाइफ। एसएससी बार बार पूछता है द रेस ऑफ माई लाइफ ये किसकी बुक है? द रेस ऑफ माई लाइफ। और तीसरा आपसे पूछेगा माई टाइम्स माई लाइफ, क्या बोलेगा? माई टाइम्स माई लाइफ किसकी पुस्तक है? और चौथा आपसे मैं पूछ लेता हूँ माई लाइफ माई मिशन, क्या बोलोगे? माई लाइफ माई मिशन किसकी पुस्तक है? माई लाइफ माई मिशन किसकी बुक है? और पांचवा मैं आपसे पूछ लेता हूँ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, क्या बोलोगे? माई एक्सपेरिमेंट, नहीं लाइफ नहीं है उसमें, सॉरी उसमें लाइफ वर्ड नहीं आता। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ वो गांधी जी की पुस्तक है, उसमें लाइफ नहीं आता। ये उत्तर बताओ जी। माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी है? माई म्यूजिक माई लाइफ आप कहेंगे पंडित रविशंकर की बुक है। किसकी? पंडित रविशंकर की बुक है। द रेस ऑफ माई लाइफ भैया ये भारत के धावक मिल्खा सिंह जी की बुक है, और शायद एसएससी सबसे ज़्यादा पूछता है। माई टाइम्स माई लाइफ ये शीला दीक्षित
शीला दीक्षित की पुस्तक है, किसकी? शीला दीक्षित की बुक है दोस्त, जो कांग्रेस की पार्टी से सीएम थी, किसकी? दिल्ली की। माई लाइफ माई मिशन, ये बाबा रामदेव की है। क्या बोलोगे? ये आपका स्वामी रामदेव, स्वामी नहीं बाबा लिखते हैं, बाबा रामदेव की पुस्तक है। किनकी है? ये बाबा रामदेव की पुस्तक है। किसकी? बाबा रामदेव की पुस्तक है, ठीक है, बाबा रामदेव की पुस्तक है। किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्य विद्यालय खोला था? कहाँ पर? आपका मणिपुर में खोला, पहला तो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के लिए। कहाँ पर? मणिपुर, इम्फाल में खोला आपका। तो बोलेंगे भैया कौन है? चंद्रकांता सिंह है, विपिन सिंह, सोनारिक राजकुमार। देखो ये नाम मैं आपको बता चुका हूँ। सोनारिक किससे हैं? आपका सेना को हम सोना याद कर लेते हैं तो हम कहेंगे मणिपुरी से। ये सारे लोग मणिपुरी के डांसर हैं, सारे के सारे। आपका चंद्रकांता सिंह हो, विपिन सिंह हो, सोनारिक राजकुमार हो या नीलेश्वर मुखर्जी। लेकिन क्या बोलेंगे? स्थापना किसने की है? आपका वो बिपिन सिंह ने की है, बिपिन सिंह ने की है। किसने किया जी? बिपिन सिंह ने। कहाँ पर खोला ये विश्वविद्यालय? तो आप कहेंगे भैया ये खोला उन्होंने इम्फाल में। डांस कौन सा है? तो मणिपुरी कभी भूलना नहीं है। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक प्रश्न पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर नृत्य अकादमी, ये भी मणिपुरी डांस के लिए थी, ये कब खुली थी? मणिपुर नृत्य अकादमी ये कब खुली थी? तो आप कहेंगे भैया ये खुली 1954 में। क्या बोलोगे? 1954 में। और जो मणिपुरी नृत्यनालय खुला था, ये नृत्यनालय खुला था 1972 में। गुरु बिपिन सिंह के बारे में आप क्या जानते हैं? गुरु बिपिन सिंह किनके गुरु हैं, बता पाएंगे क्या? एक नाम है दोस्त आपका गुरु विपिन सिंह, इनको याद रख लेना। इनकी ही उपाधि है हंजाबा। क्या उपाधि है इनकी? हंजाबा इन्हीं की उपाधि है। और किसने दी थी इनको? ये मणिपुर के राजा ने दी थी। क्या बोलोगे? मणिपुर के राजा के द्वारा इनको ये उपाधि दी गई। किसके द्वारा? मणिपुर के राजा के द्वारा इनको ये हंजाबा की उपाधि दी गई दोस्त। और यहाँ पर एक प्रश्न बनता है, संगीत नाटक अकादमी इनको कब मिला? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार गुरु बिपिन सिंह जी को मिला आपका 1966 में। क्या बोलोगे? 1966 में। तो क्या बोलोगे भैया, जो बिपिन सिंह है आपका, ये झावेरी सिस्टर के गुरु हैं। किनके? झावेरी बहनों के गुरु हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, झावेरी बहनों के नाम आप जानते हैं? तो एक बार थम्स अप करके बताओ कि भैया आपने बताए हुए हैं, आपने बताए हुए हैं। फटाफट से बताएंगे। नहीं दोस्त सौरभ, नहीं मेरे भाई, एकदम से ठीक है, भारत सुदर्शन होगा, आगे आएंगे। आपको भी बहुत सारा प्यार। क्या बोलेंगे? झावेरी बहनों के गुरु हैं। झावेरी बहनों के नाम आप जानते हैं ना? दर्शना, नैना, रंजना और सुवर्णा नाम उनका होगा, गलती नहीं करनी है। अच्छा, मणिपुरी से सारे गुरु आते हैं, तो मणिपुरी से मैं आपसे पूछूं, कुछ गुरुओं के नाम बता दोगे आप मुझे? जैसे आपने कहा गुरु बिपिन सिंह, मैं बोलूं गुरु अमली सिंह, आपके उत्तर देखना चाहूंगा मैं दोस्त। कितने गुरुओं के नाम आप जानते हैं? गुरु अमली सिंह। तो गुरु और सिंह जिनमें जुड़े हुए हैं, ये किससे हैं? ये मणिपुरी से हैं। जैसे गुरु बिपिन सिंह हुए, गुरु बिपिन सिंह हुए आपका, ये किससे हैं? ये आपका भैया मणिपुरी से हैं। ऐसे कितने नाम आप जानते हैं बच्चों? कमेंट दिखाना। बहुत बढ़िया जी, अमली सिंह लिख रहे हैं बहुत सारे। एक दोस्त ने लिखा है, रोहित कुमार जी ने, गुरु नल सिंह। बहुत बढ़िया भाई, गुरु नल कुमार सिंह है। नल सिंह याद कर सकते हैं आप। गुरु नल सिंह का संबंध भी किससे? मणिपुरी से है। किससे? मणिपुरी से संबंधित है। तो गुरु और सिंह आपसे आए तो आप क्या बोलेंगे? भैया मणिपुरी से संबंधित हैं, कभी गलत नहीं होंगे। भैया आगे आएंगे। पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? बोलो भाई, पैरालंपिक जो 2020 में हुआ, यह भारत की रैंक क्या थी? तो भारत ने कितने पदक जीते थे? यहाँ पर रैंक पूछ रहा है, पदक सॉरी, आपका रैंक पूछ रहा है। देखो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, क्या पूछा है? रैंक पूछा है तो 24 होगा, और पदक पूछे तो कितने होंगे? 19 होंगे। पदक कितने जीते थे हमने? 19 जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड थे हमारे, 8 हमारे सिल्वर थे और 6 हमारे ब्रॉन्ज थे। क्या थे? 5 गोल्ड यानी कि स्वर्ण पदक थे हमारे, 8 हमारे रजत पदक यानी सिल्वर थे, और 6 हमारे क्या थे? कांस्य पदक थे। कितने? कांस्य पदक थे। ये आपको याद रख लेनी है। मुझे बताइए, पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाला पहला व्यक्ति कौन है हमारे देश का? पैरालंपिक में, क्या बोलोगे? पैरालंपिक में
पैरालंपिक में गोल्ड जीतने वाला क्या बोलोगे, गोल्ड जीतने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है भारत का? प्रथम व्यक्ति कौन है जिसने 1972 में जीता दोस्त, क्या बोलोगे? एसएससी एमटीएस 2023 ने पूछा, मुरलीकांत पेटकर है। कौन है? मुरलीकांत पेटकर है। कौन है जी? मुरलीकांत पेटकर है, गलती नहीं करनी है, मुरलीकांत पेटकर। मैं आपसे पूछूं दोस्त, भारत ने पहली बार पैरालंपिक में भाग कब लिया? भारत ने पहली बार पैरालंपिक गेम्स में भाग कब लिया? पहली बार पैरालंपिक में भाग कब लिया? पैरालंपिक में भाग आपका कब लिया था? तो क्या उत्तर आएगा आपका? आप कहेंगे भैया भारत ने भाग लिया 1968 में, जब इजराइल में हुए। आपका कहाँ पर? इजराइल में पैरालंपिक खेल हुए। और पैरालंपिक का क्या बोलोगे? पैरालंपिक का हेडक्वार्टर मैं आपसे पूछूं, पैरालंपिक का हेडक्वार्टर मैं आपसे पूछूं तो आप कहेंगे बॉन जर्मनी में है। कहाँ पर है? बॉन जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। ऐसे ही दोस्त आपसे पूछा जाएगा टोक्यो ओलंपिक, वहां भी भारत की रैंक बताइए। टोक्यो ओलंपिक जो हुआ, ये तो पैरालंपिक है जिसमें दिव्यांग खिलाड़ी भाग लेते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछूं टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक कितनी थी? टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी? तो भारत की स्थिति किस स्थान पर थी? तो भारत की रैंक आप कहोगे भैया 24 दूनी 48 पर थी। और जो मेडल हमने जीते 1-2 का 4 जीते, 1-2 का 4 समझ गए ना? 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज हमने जीते थे। तो कुल पदक पूछे तो यहाँ पर हमने 7 जीते। पैरालंपिक में हमने 19 पदक जीते। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, आगे आएंगे। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? किस देश ने की थी? बोलेंगे भी फटाफट से। 1930 में पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? क्या बोलेंगे जी? ऑस्ट्रेलिया ने की थी, न्यूजीलैंड ने की थी, इंग्लैंड ने, या फिर कनाडा ने की थी? या फिर कनाडा ने की थी? तो क्या बोलेंगे भैया? 1930 पहली बार आपका किसने? कनाडा ने मेजबानी की। और कनाडा के किस शहर में? शहर आप बताएंगे तो आप कहेंगे भैया हैमिल्टन शहर में। किसमें? हैमिल्टन शहर में। हैमिल्टन शहर में ये पहली बार हुआ। और अब क्या रिपीट होने जा रहा है? 2030 में जो होंगे ना, 2030 में जो 24वें कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे वो भी कहाँ पर होंगे? कनाडा में ही होंगे और हैमिल्टन में ही होंगे। हैमिल्टन में होंगे, यानी आपका क्या मनाने जा रहे हैं? ये शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं, यानी 100 वर्षों का मनाने। मुझे बताओ 22वें कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे? 22वें कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे आपका? जो क्या बोलोगे भैया? 22वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में बर्मिंघम में हुए थे। कहाँ पर? बर्मिंघम में। 23वें आपसे कॉमनवेल्थ गेम्स पूछे तो क्या बोलोगे? 23वें मतलब 2026 में हुए। तो कहाँ पर हुए दोस्त? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे। कहाँ पर हुए? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे। कहाँ पर होंगे? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होंगे। ये एक तो ये चीज़ आपको पता होनी है। आप मुझे बताओ कि दूसरे कॉमनवेल्थ गेम जिनको हम राष्ट्रमंडल खेल कहते हैं वो कहाँ पर हुए? तो दूसरे कहाँ पर हुए दोस्त आपका? क्या बोलोगे? दूसरे 1934 में इंग्लैंड में हुए। और तीसरे आपका ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में आयोजित हुए थे। कहाँ पर? सिडनी शहर में आयोजित हुए थे आपका ऑस्ट्रेलिया। तो पहले बोलोगे हैमिल्टन कनाडा में, और दूसरे पूछे आपसे तो इंग्लैंड में होंगे, और तीसरे ऑस्ट्रेलिया में हुए। तीसरे क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे? तीसरे ऑस्ट्रेलिया में हुए। कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहां पर आप मुझे बताओ भारत का दोस्त, बताओ जी भारत में क्या कॉमनवेल्थ गेम हुए? भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए? कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुए और कितनी बार हुए? ये बता दो कितनी बार हुए, कब हुए? तो आप बोलेंगे सिर्फ एक बार हुए हैं। क्या बोलोगे? सिर्फ एक बार हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं। और कब हुए? 2010 में हुए दोस्त, नई दिल्ली में हुए। कहाँ पर? 2010 में हुए और आपका नई दिल्ली में आयोजित हुए। कहाँ पर? नई दिल्ली 2010, याद रखेंगे, गलती नहीं करनी है। आगे आएंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है? प्रायद्वीपीय बोले तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, जरा बताएं। गोदावरी है, या फिर कावेरी होगी, या कृष्णा होगी, या महानदी होगी? तो क्या उत्तर आएगा दोस्त आपका? आप कहेंगे भैया सबसे बड़ी नदी होगी आपकी गोदावरी। गोदावरी के बारे में बताओ मुझे, इसका उद्गम कहाँ से होता है, कहाँ से निकलती है? तो क्या बोलोगे? त्रियंबका पहाड़ी से निकलती है। किससे? त्रियंबकम पहाड़ी से निकलती है, जो कहाँ पर है आपका? नासिक महाराष्ट्र में है। कहाँ पर? नासिक महाराष्ट्र में स्थित है, ये बात याद रखेंगे। गोदावरी के दोस्त मैं हमेशा कहता हूँ सहायक नदियां याद रखो। गोदावरी की सहायक नदी, क्या बोलोगे? गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है? तो आप बोलेंगे प्राणहिता। और दोस्त आज मैं वीडियो के बाद में आपके कमेंट चाहूँगा। मैं एक बार आप लोगों से पहले भी पूछ चुका हूँ, आज मैं फिर से एक कमेंट चाहूँगा आप लोगों से कि आज आप लोग वीडियो के बाद में जो जो टॉपिक्स आप चाहते हैं कि टीम के द्वारा आपको स्पेशल तरीके से पढ़ाए जाएं, या मतलब उस चीज़ का चुनाव टीम भी करेगी कौन से टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आपकी तरफ से आए सजेशंस भी कई बार बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि वीडियो के बाद में आप लोग अपना टॉपिक लिखें। क्या? अपना टॉपिक लिखें, और टॉपिक लिख करके आप लोग ये बता दें कि भैया हम इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। तो आज मैं चाहूँगा कि आप क्लास के बाद में उस तरह टॉपिक्स लिखेंगे, ठीक है? ऑफलाइन कमेंट में, अभी नहीं, बाद में वीडियो के। आप लोगों को बस वो 2 सेकंड का टाइम चाहिए होगा, तो एक बार थम्स अप करें, आप बात को समझ गए। तो ये गोदावरी हो गई आपकी। क्या बोलोगे? गोदावरी सबसे लंबी नदी है। जिन छात्रों को इसकी लंबाई नहीं पता वो लिखें 1465 किलोमीटर इसकी लंबाई है। क्या? 1465 किलोमीटर दोस्त इसकी लंबाई है। हाँ जी भाई साहब, यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आ चुका है, बिल्कुल आ चुका है। बहुत खुशी की बात है, इतने लंबे समय से अवेटेड भर्ती है और बहुत लंबे समय से बच्चे तैयारी कर रहे थे, लगातार तैयारी कर रहे थे। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है? गोखुर झील बोलते, गोखुर झील बोले, देखो ऐसा पैर किसका होता? गाय का पैर होता। गाय का पैर, गाय का पैर बोले तो ऑक्स का भी होता। ऐसी झील को हम कहते हैं ऑक्स, क्या बोलोगे? ऑक्स बो झील। क्या बोलते हैं? ऑक्स बो लेक इनको कहते हैं। ऑक्स बो लेक से मतलब क्या होता है? ऑक्स बो से मतलब होता है बैल धनुष। क्या बोलोगे? बैल धनुष नदी घाटियों में ये बनती है। बैल धनुष नदी घाटियों में बनने वाली, क्या बोलोगे? इस आकृति को बोलते हैं ऑक्सबो। तो किसके जैसा पैर हो गया आपका? बोलेंगे भैया ऐसा कैसा हो गया आपका? ऑक्स के जैसा पैर हो गया। तो पूछ रहे एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की। अब अगर ऑप्शन में वुलर आ गया तो बच्चे क्या कर देते हैं? वुलर को चुन लेते, लेकिन मीठे पानी की गोखुर झील नहीं है भाई। वुलर, वुलर गोखुर झील नहीं है, ये तो विवर्तनिक झील है। कैसी है? विवर्तनिक झील है, याद रख लेना। वुलर झील कैसी है ये आप लोग पढ़ते होंगे। विवर्तनिक झील है वुलर, मीठे पानी की। तो कभी मीठे पानी की पूछे तो वुलर कहेंगे, और अगर विवर्तनिक झील पूछे तो भी हम वुलर कहेंगे। लेकिन यदि गोखुर पूछ लिया तो वुलर उत्तर नहीं आना चाहिए। तब उत्तर क्या आएगा भैया? तब उत्तर आएगा आपका दोस्त क्या? कंवर झील। मुझे बताओ कंवर झील कहाँ पर है? कंवर झील है भैया जी बिहार में। कहाँ पर? बिहार में स्थित है। और सबसे इंपॉर्टेंट रहा ये बिहार का पहला रामसर स्थल भी है। क्या बोलोगे? बिहार का पहला रामसर स्थल भी है। बिहार का पहला रामसर स्थल इसको चुना गया था सन 2020 में। 2020 में, ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। भोजताल झील किस राज्य में? ऑप्शन 1 पर नजर रखो, बताएंगे। भोजताल झील जिसको हम अपर लेक झील भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? भोजताल को हम अपर लेक झील भी कहते हैं। ये दोस्त आपका कहां पर है? एमपी में है। नक्की झील मैं आपसे पूछूं कहां पर है? राजस्थान में है। और वुलर झील तो लिखी आप लोग जानते जम्मू और कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। तो ऐसे झील पूछे, गोखुर झील, विवर्तनिक झील आपको पता होनी चाहिए। जैसे मैं आपसे कुछ झीलों के नाम पूछ लेता हूं, मुझे कुछ लैगून झील के नाम बताइए। लैगून झील, क्या बोलोगे? जो आपका लैगून आकृतिक द्वारा निर्मित होती हैं, जैसे पुलिकट हो गई, जो कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तट पर है, यानी कि सीमाओं पर है। बेम्बांद झील भी कैसी है?
बेम्बांद झील भी कैसी है, जो केरल की है, वह भी एक लैगून झील है। और कोलेरू, क्या बोलोगे, जो कोलेरू है वो आंध्रा की आपका कैसी झील है, एक लैगून झील है। एक होती है आपकी हिमानी निर्मित झील, कैसी, जो बर्फ द्वारा, यानी हिमानी निर्मित झीलें हैं। और हिमानी निर्मित झील में आपका नाम आता है भीमताल और राकसताल। मैं आपसे जानना चाहूंगा भीमताल और राकसताल कहाँ, यानी किस राज्य से इनका संबंध है। भीमताल और राकसताल का संबंध किस राज्य से है, तो क्या बोलेंगे भैया, इनका संबंध है यूके से। ताल देख के यूके मत याद रख लेना, कभी ताल देख के यूके याद रख लो। अभी बताया भोजताल, जिसका नाम अपर लेक है, वो कहां पर है, वो भैया जी एमपी में है। गलती नॉट अलाउड। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार गोवा से राज्यसभा हेतु आवंटित सीटों की संख्या निम्नलिखित में से कितनी है। गोवा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, ये आपको बताना है। गोवा में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, क्या बोलेंगे जी, 9 7 1 4। भैया कितनी सीट है गोवा में, एक सीट है। क्या बोलोगे, एक सीट है। हमारे यहाँ ये बताइए आप, राज्यसभा में कुल सीटें कितनी हैं, राज्यसभा में कुल सीट कितनी है आपका, तो आप कहेंगे भैया कुल सीट हैं राज्यसभा में आपका 250। कितनी, 250, जिसमें से 238 क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, यानी चुने जाते हैं। और 12 क्या होते हैं, नॉमिनेट होते हैं, यानी कि नामांकित किए जाते हैं। नामांकित कौन करेगा 12 को, क्या बोलोगे, आयरलैंड से ली गई ये प्रक्रिया। 12 प्रेसिडेंट आपका क्या करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। राज्यसभा सीटों की बात करें, यूपी में सबसे ज़्यादा 31 सीटें हैं। महाराष्ट्र में दोस्त आपका 19 सीट हैं। वेस्ट बंगाल और बिहार में आपका, वेस्ट बंगाल और बिहार में आपका 16 सीट हैं। कर्नाटक में दोस्त आपका 12 सीट हैं। गुजरात, गुजरात आपका, आंध्रा में दोस्त, गुजरात आंध्रा एमपी में आपका 11 सीट हैं। और राजस्थान और उड़ीसा में, क्या बोलोगे, राजस्थान और उड़ीसा में आपकी कितनी कितनी सीटें हैं, 10-10 सीट हैं, 10-10 सीट है। अब बात करेंगे एक एक सीट किन में है, वो बताइए। एक एक सीट पूर्वोत्तर के सारे राज्यों, सिर्फ किसको छोड़ करके, तो पूर्वोत्तर के सारे राज्यों के नाम आप एक एक करके सारे बच्चे लिखेंगे, जो मुझसे छूट जाए वो आप लिखेंगे। मिजोरम की मैं बात करूं आपसे, अरुणाचल की मैं बात करूं आपसे, अरुणाचल की मैं आपसे बात करूं, त्रिपुरा की मैं आपसे बात करूं, त्रिपुरा की मैं आपसे बात करूं, नागालैंड की मैं आपसे बात करूं, सिक्किम भी आपका, जो 7 सिस्टर में तो नहीं आता, लेकिन सिक्किम में भी कितनी सीट है, एक सीट है आपका। मेघालय की बात मैं आपसे करूं, मेघालय की बात मैं आपसे करूं, और कौन सा बच गया हमारा, मणिपुर की बात मैं आपसे करूं। इन सभी में कितनी सीट है, एक एक सीट है। बच कौन सा गया दोस्त, बताएंगे। 3 4 7, जिसमें से 7 सिस्टर में नहीं आता सिक्किम, तो 7 सिस्टर के अलावा कौन सा बच गया, जरा बताएं, कौन सा भाई साहब बचा है, तो आप कहेंगे जी असम बचा है। लेकिन असम में एक सीट नहीं है, असम में 7 सीट है। क्या बोलोगे, असम में राज्यसभा की कितनी सीट हैं, असम में राज्यसभा की 7 सीट हैं, ठीक है। लोकसभा की वहां पर 14 हैं। मुझे बताइए हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में और दिल्ली में कितनी कितनी सीटें हैं, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर राज्यसभा की 3 सीटें हैं। क्या बोलोगे, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली में कितनी कितनी सीटें हैं, तो आप कहेंगे भैया यहाँ पर 3-3 सीटें हैं। कितनी कितनी, 3-3 सीटें हैं। ये गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। क्या बोलेंगे, ये गलती नहीं होनी चाहिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, आगे चलेंगे। एक बच्चा कह रहा गुरुजी आपने लोकसभा की जगह राज्यसभा लिख दिया। बेटा यहाँ देख लो, राज्यसभा का प्रश्न है ये। आगे आएंगे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद हैं जो क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है। यानी कि राष्ट्रपति साहब जो शपथ लेते हैं वह किस अनुच्छेद में है, और उपराष्ट्रपति जो शपथ लेते हैं वह किस अनुच्छेद में है, जरा बताएंगे। क्या बोलेंगे भाई फटाफट से। बच्चा गोवा में लोकसभा की हैं 2। फालतू बात नहीं करनी है कमेंट में, सिर्फ उत्तर देने, अच्छे से अच्छा रिवीजन करना, और इधर उधर की बातें नहीं करनी है कि वहां तो शायद 5 है,
हैं, आपके शायद से उत्तर नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर देंगे, सिर्फ उत्तर चाहिए बच्चों के, उन बच्चों को दिखाया करो जो आंसर करते हैं। तो क्या बोलोगे, 60 और 69 हैं, क्या बोलोगे, 60 और 69 हैं जी। क्या है भाई साहब, 60 और 69 हैं। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का काम खत्म कर दो, ओह सॉरी मतलब अनुच्छेदों का काम खत्म कर दो भैया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, क्या बोलोगे, उनसे संबंधित अनुच्छेदों का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, बोलो भैया। राष्ट्रपति जी के लिए एक आपका प्रेसिडेंट साहब के लिए अनुच्छेद 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 और 61। और उपराष्ट्रपति साहब के लिए कहाँ से शुरू होते हैं, आर्टिकल 63 से शुरू होते हैं, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 और आपका 70, ठीक है। ये अनुच्छेद आपको पता होने चाहिए। बहुत पुरानी, 30 साल से मार्केट में एक ट्रिक चलती है, मेरी कोई ट्रिक नहीं है भैया, 30 सालों से पुरानी किताबों में, पकानी पकानी कोका दुयो दशम, ये अक्षर पूरे कर दो बस आप, ये अक्षर पूरे कर दो। तो राष्ट्रपति का पद किस में बताया गया है, राष्ट्रपति का पद किस में बताया गया है, आप कहेंगे भैया वह 52 में। 53 में क्या बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है का से है, कार्यपालिका का प्रमुख है, क्या है, कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ठीक है, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। नी से निर्वाचन बताया गया है आपका, को से बताइए क्या, राष्ट्रपति के चुनाव का कोटा बताया गया है। यहाँ पर कार्यकाल बताओ भैया, कार्यकाल कितना होता है और दोबारा भी चुना जा सकता भारत का राष्ट्रपति या नहीं, क्या बोलोगे भैया, बिल्कुल चुने जा सकते हैं। दोबारा चुने जाने की योग्यता के बारे में बताया गया है। यहाँ पर राष्ट्रपति के चुनाव के लिए योग्यताएं क्या क्या चाहिए, दशाएं किस प्रकार की होंगी, और शपथ, देखो ये हमारा प्रश्न था, यानी ओथ, शपथ को इसमें बताया गया है। और मैं से राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट प्रोसेस चलता है, यानी महाभियोग लगेगा, वो 61 में बताया गया है। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले यही दोनों हैं, यही दोनों हैं, या 52 और 53 है कि राष्ट्रपति का पद किसमें है और राष्ट्रपति जो होगा वो कार्यपालिका का प्रमुख होगा, ये किस बात में कही गई है, ठीक है। इधर आएंगे भैया, उपराष्ट्रपति जी के लिए क्या बोलोगे, यहां पर क्या है, उपराष्ट्रपति का पद बताया गया है, उपराष्ट्रपति का पद बताया गया है ऊ से बोलते हैं उपराष्ट्रपति। तो क्या बोलते हैं, उसका निकास, क्या, उसका निकासनी, क्या बोलोगे, उसका निकासनी, बताएं जी क्या बनेगा आपका। तो आप बोलोगे यहाँ पर वह क्या होंगे, 64 में सभापति के रूप में कार्य, क्या बोलोगे, सभापति के रूप में कार्य करेंगे आपका 64 में। 65 में आपका क्या बताया गया भैया, कार्य होगा किसके रूप में, राष्ट्रपति के रूप में। जब राष्ट्रपति नहीं होंगे तो कौन कार्य करता है, और राष्ट्रपति के रूप में। यहाँ पर 66 में निर्वाचन में एक दिन प्रोसेस बताऊंगा सारा आपको। 67 में कार्यकाल बताओ उपराष्ट्रपति कितने दिन के लिए चुने जाते हैं। और 68 में क्या होगा, समय रिक्ति बताई गई, यानी उनका यदि पद खाली हो जाए तो कितने दिन में भरा जाएगा। पद समय रिक्ति क्या, पद भरने हेतु, क्या, पद भरने हेतु। 69 में शपथ, यही हमारा प्रश्न था। और नी से क्या होगा, निर्वहन होता है, निर्वहन यानी राष्ट्रपति के रूप में, क्या बोलेंगे, निर्वहन होता है। गुरुजी यूपी पुलिस आ गया, बेटा इस बात से मतलब नहीं है यूपी पुलिस आ गया या नहीं, बात ये तुम्हारा नंबर आएगा या नहीं, 60,244 में से एक सीट तुम्हारी है या नहीं, ये बात है। ऐसा नहीं चिल्लाना कि वैकेंसी आ गई, पड़ोसी को भी पता चल जाती है कि वैकेंसी आ चुकी है, तो पता तो चल जाए, ऐसा ना हो कहीं बोले कल उछल उछल के कूद रहा था और कह रहा था वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई, तो बच्चा ऐसे ना हो। ये क्या बोलोगे, दम से बोलना, जोर से, जोश से, और ये कहना गुरुजी जैसी खुशी अभी है ना, ऐसी खुशी एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद भी आप अपने छात्र में देखोगे, वो दम मैं रखता हूं और यही मुस्कुराता चेहरा तुम्हारे सामने आएगा। तो याद रख लेना, क्या बोलेंगे, आगे आएंगे
क्या बोलेंगे? बुद्ध चरित्र सौदरानंद सारीपुत्र प्रकरण के रचनाकार कौन है? ये किसकी है? बोलेंगे भाई फटाफट से, क्या बोलेंगे? फटाफट से कहेंगे, क्या बोलेंगे जी? गजब तरीके से उत्तर आ जाना चाहिए आपका, बहुत शानदार तरीके से उत्तर आना चाहिए सारे छात्रों का। तो क्या बोलेंगे भैया? कौन है जी? अश्व घोष है, अश्व घोष। और नागार्जुन कौन है? भारत के आइंस्टीन है। कौन है जी? भारत के आइंस्टीन। किनको कहते हैं? नागार्जुन को कहते हैं, नागार्जुन। नागार्जुन की कौन सी पुस्तक इंपोर्टेंट है? नागार्जुन की पुस्तक बताइए दोस्त, कौन सी है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र है जी। कौन सी है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। वसुबंधु की पुस्तक बताइए। अभिधम्म, क्या बोलोगे? अभिधम्म, अभिधम्म कोश होगी आपका, सॉरी क्या होगी? अभिधम्म कोश होगी आपका। अभिधम्म कोश किसकी पुस्तक है? तो आप कहेंगे जी वसुबंधु की है। ये भी बौद्ध एक धार्मिक पुस्तक है, आपको पता होना चाहिए। वर्ष 1342 ईस्वी में एक रईस हाजी इलियास खान ने बंगाल को एकजुट किया और रिक्तस्थान की उपाधि के तहत इसका शासन बना। कहां पर? 1342। मुझे बताना 1342 में दिल्ली की गद्दी पर कौन था? तो बंगाल को स्वतंत्र बनाया और इलियास शाह वंश की स्थापना की थी। किसने? शमसुद्दीन इलियास शाह ने। किसने? शमसुद्दीन इलियास शाह ने स्थापना की इलियास वंश की। मुझे बताइए 1342 में दोस्त शासक था तो कौन था? गजब सा उत्तर आना चाहिए। आप कहेंगे भैया दिल्ली पर 1325 से 1351 तक मैंने आपको बताया एमबीटी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक था। कौन था? बहुत सारे बच्चों के मैं उत्तर देख पा रहा हूं, मोहम्मद बिन तुगलक था। उत्तर पश्चिम भारत में पठानों ने किसके नेतृत्व में? पठानों ने लाल कुर्ती, जिसको हम लाल कुर्ती रेड शर्ट दल के नाम से मशहूर खुदाई खिदमतगार संस्था की स्थापना की। ये लोग वो हैं जो भारत के लिए लड़े और पाकिस्तान के बनने के एकदम विरोधी थे, पाकिस्तान के निर्माण के धुर विरोधी। कितने लोग थे भैया? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। क्या बोलोगे? इन्हीं को हम बोलते हैं, क्या क्या नाम है इनके? सीमांत गांधी। क्या बोलोगे? सीमांत गांधी। इन्हीं का नाम है दोस्त आपका फ्रंटियर गांधी। क्या बोलोगे? फ्रंटियर गांधी इन्हीं का नाम है, फ्रंटियर गांधी। और याद रख लेना इन्हीं ने चलाया ये आपका लाल कुर्ती आंदोलन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लाल कुर्ती आंदोलन किस किस आपका मूवमेंट में चला था साथ में? तो आप याद रख लेना इनका सहयोग है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। यानी रेड कुर्ती आंदोलन भी कब चला आपका? 1930 में। क्या बोलोगे? ये इसके सहयोगी हैं, तो वर्ष कौन सा बोलोगे? 1930 में। सीमांत गांधी को हम इसीलिए भी महत्वपूर्ण मानते हैं, क्या बोलोगे? सीमांत गांधी को हम इसलिए भी महत्वपूर्ण मानते हैं दोस्त, यहां पे लिखना सीमांत गांधी, क्योंकि ये पहले विदेशी हैं जिनको भारत रत्न मिला। पहले विदेशी जिनको क्या मिला है? भारत रत्न। वर्ष बताइए किस वर्ष भारत रत्न इनको किस वर्ष में मिला? ये पहले विदेशी हैं। साथ में आप मुझे दूसरे विदेशी भी बताएंगे जिनको भारत रत्न मिला। दूसरे विदेशी जिनको क्या मिला? BR4 भारत रत्न। तो क्या बोलेंगे भैया? पहले विदेशी ये हैं, तो इनको मिला था आपका कब? किस वर्ष में मिला आपका? 1987 में मिला था। और 1990 में मिला नेल्सन मंडेला को। और भारत की किस प्रसिद्ध हस्ती को 1990 में भारत रत्न मिला था? बोलो जी। 1990 में जब नेल्सन मंडेला दूसरे बने तो भारत के कौन प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो आप कहेंगे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे जी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे। आगे आएंगे। वस्तु और सेवा कर कब से लागू हुआ? GST कब से लागू हुआ? बहुत बेसिक क्वेश्चन बताऊंगा और फिर एडवांस की तरफ चलेंगे आपका यहीं पर। तो क्या बोलोगे? 1 जुलाई 2017 से। मुझे बताओ GST लागू करने वाला पहला देश, GST है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। पहला देश कौन सा है? मुझे बताओ भारत कौन सा देश बना था? भारत कौन से नंबर का देश बना? बोलो भारत कौन से नंबर का देश बना था GST लागू करने वाला? मुझे बताना पहला राज्य कौन सा है जिसने GST को लागू किया? मैं आपसे पूछूं आखिरी राज्य कौन सा है जिसने GST को लागू किया? आखिरी राज्य मुझे बताना। इसमें GST में दर के प्रकार कितने होते हैं? क्या दर के प्रकार कितने होते हैं? मुझे ये भी बताना आप किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, किस कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट किस संवैधानिक संशोधन से, यानी 100वां था या 101वां या 102 या 103वां? कौन सा संविधान संशोधन था जिसके द्वारा जीएसटी को शामिल किया गया? मुझे बताना, जीएसटी के लिए कौन सा नारा दिया गया, जीएसटी के लिए कौन सा नारा दिया गया था और इसको प्रचलित कराया गया? मुझे बताना किस अनुच्छेद में जीएसटी के बारे में बताया गया है, अनुच्छेद आपको बताना है। और साथ में बताना जो जीएसटी काउंसिल होती है, जीएसटी परिषद में कितने सदस्य होते हैं? और मैं पूछूं आपसे, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी काउंसिल का जो अध्यक्ष होगा वो कौन होता है? ये प्रश्न आपको बताने हैं। तो पहला देश कौन सा कहेंगे दोस्त? आप कहेंगे पहला देश कौन सा होगा आपका? तो पहला देश दोस्त फ्रांस है। भारत 161वां देश बना था। पहला राज्य आपका असम है, क्या बोलोगे? पहला राज्य असम है। आखिरी राज्य आपका हरियाणा। दर कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार अगर मैं बोलूं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%, क्या बोलोगे? 28%। और ये किस संविधान संशोधन से? 101वां संविधान संशोधन था आपका 2016, जिसके द्वारा इसको क्या किया गया? अधिनियमित किया गया। जीएसटी के लिए कौन सा नारा? वन नेशन वन टैक्स, क्या बोलोगे? वन नेशन वन टैक्स का नारा दिया गया। आर्टिकल 279 नहीं भूलना है। जीएसटी काउंसिल की बात करते हैं जिसमें आर्टिकल 279 में आपका जीएसटी परिषद बताया गया। कुल सदस्य क्या? देखो जीएसटी के बारे में अनुच्छेद 246 ए भी याद रख लेना, इसका संबंध भी किससे? जीएसटी से है। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? वित्त मंत्री होगा। कितने बच्चे बताएंगे? इन 33 में केंद्र से कितने सदस्य होते हैं? केंद्र से 2 होंगे और राज्य और यूटी से कितने होते हैं? वो 31 सदस्य होते हैं। राज्य और यूटी से कितने सदस्य होंगे? तो आप कहेंगे भैया वो 31 सदस्य होते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें प्राकृतिक रबड़ को, नेचुरल रबड़ को अधिक मजबूत और लोचदार बनाने के लिए सल्फर के साथ में संसाधित किया जाता है, सल्फर के साथ में मिलाया जाता है। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे भाई फटाफट से, बहुत गजब, बहुत शानदार। तो क्या बोलेंगे आप? वल्किनाइजेशन। भैया बिल्कुल पिछले सेट किए हो तब भी ये सेट करो, ठीक है? ये जीडी ओरिएंटेड सेट हैं और बाकी एसएससी एग्जाम के लिए बार बार करना। ऐसा नहीं कि भाई आपने एक बार तो कभी मैथ को भी पढ़ा होगा, क्या दोबारा नहीं पढ़ोगे? रीजनिंग करी होगी, दोबारा नहीं करोगे? प्रैक्टिस इसी को कहते हैं कि हम चीज़ों को बार बार करते हैं तो हमारा अभ्यास होता है, तभी हम उस विषय में मजबूत होते हैं। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? हीमोग्लोबिन बनाने के लिए, सैटरडे है इसीलिए थोड़ा कम जानकारी आपके लिए, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्त कि अपना रिवीजन बहुत अच्छा करना है। ऐसा नहीं संडे में मस्ती में आ जाओ तो फिर बॉर्डर पर नहीं पहुंचोगे, फिर मस्ती में यहीं रह जाओगे जहां रहना चाहते हो, ठीक है? आगे आएंगे। हीमोग्लोबिन आयरन होगा, तो क्या बोलेंगे? हीमोग्लोबिन बनाने के लिए क्या होगा? आयरन होगा। देखो इसमें ग्लोबिन क्या होता, पूछा था हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन क्या है? तो ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है, क्या बोलोगे? ग्लोबिन एक प्रोटीन होता है। और साथ में याद रख लेना हीमोक्रोमोजोन जो होता है, हीमोक्रोमोजोन जो होता है ये आपका एक फैल संकुल इसमें होता है, ठीक है? दरअसल में हीमोग्लोबिन क्या होता है दोस्त? ये आपका आरबीसी का एक हिस्सा होता है जिसका काम क्या होता है ये बताओ। आरबीसी का हिस्सा है, इसका काम होता है और O2 को बॉडी में ले जाना और कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 को बाहर निकाल देना, CO2 को बाहर निकाल देना, क्या बोलोगे? CO2 को बाहर निकाल देना। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना कराएगी? गाय जनगणना, आप सब लोगों ने पढ़ा जातिगत जनगणना, लेकिन अभी बात आई गाय जनगणना की। जातिगत जनगणना किसने कराई थी जरा बताओ? जातिगत जनगणना किसने कराई थी? तो आप कहेंगे जातिगत जनगणना तो भैया बिहार में हुई, और गाय जनगणना कौन कराने जा रही है? उत्तर प्रदेश सरकार कराने जा रही है। यूपी के बारे में बात करें तो इंटरनेशनल इत्र मेला यूपी में, इंटरनेशनल है तो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्या बोलोगे? कन्नौज में। और यहाँ पर याद रख लेना यूपी भारत की पहली
याद रख लेना, यूपी भारत की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित करेगा। क्या बोलोगे? एजुकेशन टाउनशिप विकसित करेगा। क्या बोलेंगे? एजुकेशन टाउनशिप विकसित करेगा। कहाँ पर? कौन सा एजुकेशन टाउनशिप विकसित करेगा? आपका यूपी में बनेगी। ठीक है। और याद रख लेना, हर जिले में, हर जिले का यूपी पुलिस का क्या होगा? हर जिले का यूपी पुलिस का व्हाट्सएप चैनल लॉन्च हो गया है। यूपी पुलिस का व्हाट्सएप चैनल, क्या बोलोगे? व्हाट्सएप चैनल क्या हो गया है? व्हाट्सएप चैनल लॉन्च हो गया है। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल लॉन्च हो गया है। मुझे बताओ, यूपी में जो फिरोजाबाद है उसके नगर निगम का नाम बदल के क्या रख दिया गया है? क्या बोलेंगे? यूपी के जो फिरोजाबाद नगर निगम का नाम है वो क्या रख दिया गया है? फिरोजाबाद नगर निगम का नाम, फिरोजाबाद नगर निगम का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? फिरोजाबाद नगर निगम का नाम बदल के क्या कर दिया गया है? तो क्या आंसर आएगा आपका कि उसका नाम बदल के भैया कर दिया गया है आपका क्या? चंद्र नगर। क्या बोलोगे? चंद्र नगर नगर निगम कर दिया गया है। क्या बोलेंगे? चंद्र नगर। बहुत सारे बच्चों ने लिखा पहले ही चंद्र नगर। क्या बोलेंगे भैया? राष्ट्रपति में एक बार 58 को देख लीजिए। देख लेता हूँ दोस्त मैं, हो सकता कोई भूल हुई हो, मैं देख लेता हूँ एक बार। क्या क्या गलत लिख गया इसमें, बोलेंगे एक बार। 52 हो गया आपका पकानी कोका दियो दसम, और आपका राष्ट्रपति पद हो गया कार्यपालिका प्रमुख, हो निर्वाचन होगा, कोटा होगा, कार्यकाल होगा आपका, फिर दोबारा चुने जाने की, आपका दोबारा चुने जाने की बात होगी कि दोबारा चुने जा सकते हैं, ये हमें योग्यताएं बताए। अबे यार कुछ भी लिख रहे हैं, कहाँ पर ये? अरे भाई ये 50 नहीं है, ये 8 ही है मेरे भाई। इतनी यार, इतना तो लॉजिक लगा लो। मैं इतना, ये ये क्या बुद्धू बने की बात है कि 57 बाद 50 आएगा? भाई कैसी कैसी बात करते हो यार तुम। मैं सोच रहा हूँ पता नहीं क्या लिख दिया, कह रहे 58, वो तुम्हें नहीं दिख रहा भाई, देखो अभी दिखाता हूँ तुम्हें। यार मैं तुम्हारा क्या करूँ, है भाई, ये देखो 58 दिख गया ना, वो लिखा हुआ है ऐसा लग रहा बेटा। कह रहे 50 लिख दिया जी। पिटाई कर दूंगा पिटाई। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की है? बताएंगे जी। क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की है, तो ये किस यूनिवर्सिटी ने की है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। अरे भैया देख रहे हो कहाँ भाग रहा है ये। क्या बोलेंगे? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने। और अभी मुझे बताओ, नवा भारत भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आयोजित हुआ, ये कहाँ पर हुआ? नवा, क्या बोलोगे? नवा भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ पर आयोजित हुआ? अभी हाल ही में नवंबर 2023 में आयोजित हुआ था। तो आप क्या बोलोगे भैया? फरीदाबाद हरियाणा में। कहाँ पर? फरीदाबाद हरियाणा में ये आयोजित हुआ। और दोस्त याद रख लेना, सोमवार जब हम मिलेंगे तो आप लोगों को ये सेट तैयार होने चाहिए। और सोमवार से मैं इस क्लास में एक 5 मिनट का डोज आप लोगों के लिए शामिल करने वाला हूँ। क्या बोलोगे? उसको मैं, उस डोज को आपको सोमवार को ही दिखाऊंगा, तो आप कहोगे जी गजब, मजा आ गया, गजब। हर रोज क्लास के बाद में हम 5 मिनट का कुछ ऐसा ऐड करेंगे। हो सकता है वो 4 मिनट भी लगेंगे, कभी उसमें 6 मिनट भी लग सकती हैं। ओके, थम्स अप कर दो भैया, रेडी हैं। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बोलेंगे जी, किसे नियुक्त किया गया है? सूचना आयुक्त के रूप में कौन बने? राजेंद्र मेनन, हीरालाल सामरिया, टी पद्मनाभ या प्रवीण मधुकर बने हैं? तो क्या बोलोगे? हीरालाल सामरिया बने हैं। प्रवीण मधुकर ये सीबीआई के अभी जॉइंट डायरेक्टर बने हैं, सीबीआई के संयुक्त निदेशक ये बन गए हैं, सीबीआई के संयुक्त निदेशक ये बन गए हैं। राजेंद्र मेनन ये आपका सशस्त्र बल न्यायाधिकरण के अध्यक्ष है। क्या बोलोगे? सशस्त्र बल जो न्यायाधिकरण है उसके अध्यक्ष बन गए हैं। क्या? न्यायाधिकरण के ये अध्यक्ष बन गए हैं, याद रखेंगे इस बात को। ठीक है, ये इसके अध्यक्ष बन गए हैं। केंद्रीय सूचना आयुक्त का कार्यकाल बताइए, और प्रथम केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन थे? ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा? केंद्रीय सूचना आयुक्त जो होता है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, तो क्या बोलेंगे? उसके प्रथम केंद्रीय सूचना आयुक्त कौन थे हमारे देश के? इस बारे में आप रिसर्च करेंगे और लिखेंगे। और मित्र हम मिलेंगे आपका कब? मंडे को 3 बजे।
लेकिन मैं बस, मुझे वो छात्र चाहिए। आपको कभी नहीं डरना यार कितने बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं, कितनी वैकेंसी, उस बात। आप ये लगाइए कि आप दम लगा सकते हैं या नहीं। और आपसे दम जो होता है, जो आपके अंदर दम है, आपसे बेहतर कोई लगा सकता है या नहीं लगा सकता। जो आपसे ज़्यादा दम रखता होगा तैयारी का, वो सिलेक्शन लेके जाएगा भाई। अगर आपके अंदर दम है तो आप सिलेक्शन लेके जाओगे। ऐसा हो नहीं सकता कि तुमसे जो बेहतर है, तुमसे जो बेहतर है वो सिलेक्शन नहीं लेगा। तो या तो तुम उससे बेहतर हो जाना, या फिर अपने सिलेक्शन की उम्मीद मत रखना। हमेशा खुद में विश्वास रखना कि जी हाँ, मैं सबसे बेहतर मैं ही रहूँगा। तो बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। इसका मतलब होता है कि आपकी तैयारी जितनी हो चुकी है उससे आगे की तैयारी करनी है। खुश नहीं होना कभी अपनी तैयारी, अरे यार इस प्रश्न का उत्तर तो मैं दे देता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ मैं तो उससे खुश नहीं होना। तो क्या बोलते हैं, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। अगर मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो दोस्त, कमजोर हो, शीशा और पत्थर की इस टकराव में सब जानते हैं शीशा टूट जाएगा, लेकिन मेरे दोस्त तुम वो शीशा बन के दिखाओगे जो पत्थर को चकनाचूर कर सकता है। तो उतनी मजबूत तैयारी तुम्हारी होनी चाहिए कि आपका पेपर चकनाचूर हो। तो मिलेंगे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।